नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ अक्षय। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और इस लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है वो है इस देश का कानून और संविधान। देश के संविधान में हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए बराबरी और समान न्याय का अधिकार देता है। और यही कानून और संविधान हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर खुद को न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो फर्जी शिकायतों से संबंधित है। फर्जी शिकायतों को लेकर क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया है, इसके साथ ही अगर किसी और तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके जहन में चल रही है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और क्या बेहतर विकल्प हो सकता है इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज का विषय एक बार फिर दोहराते हैं, फर्जी शिकायतों के संबंध में क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया है, इससे संबंधित कोई सवाल है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। दरअसल अक्सर इस तरह के मामले सामने आते हैं जब आरोप लगाए जाते हैं कि फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज करवाकर फंसाने का काम किया गया है। इस तरह की शिकायतों से निपटने को लेकर क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया है, आज इसी विषय के साथ हम आपके बीच में मौजूद हैं। इसके तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपके जहन में किसी तरह की कोई कानूनी समस्या है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और आज के विषय से संबंधित भी कोई प्रश्न है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फोन लाइन्स जो खुल चुकी हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और आज इस विषय पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ मेरे साथ परीक्षित शर्मा जी जुड़ गए हैं। आप अधिवक्ता हैं दिल्ली हाईकोर्ट के। बहुत स्वागत है परीक्षित जी आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को यही बताएं कि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं कि शिकायत जो की गई थी वो फर्जी है, तो इसको रोकथाम को लेकर क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया है, इस दिशा में क्या कुछ गाइडलाइंस हैं? जी अक्षय जी, ये बहुत लंबा एक प्रोसेस होता है, लेकिन ये कोई नामुमकिन भी प्रोसेस नहीं है कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी फर्जी कंप्लेंट कर दी जाती है तो उसके पास क्या क्या रेमेडी हैं वो आज हम बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट शो ये होने वाला है। सबसे पहले यदि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी झूठी शिकायत कहीं भी होती है तो उनको सबसे पहले रेमेडी ये है कि वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करें। 438 सीआरपीसी में एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान है, जिसमें बाहर से बाहर जमानत जिसको बोला जाता है, तो वो आप जो भी आपकी अदालत है उसमें आप अप्लाई करिए। सबसे पहले आप अपने आप को सुरक्षित करिए। उसके बाद में आपको उसकी क्वेश्चन के लिए अप्रोच करना होगा। जो भी आपकी हाई कोर्ट होती है उसमें 482 में प्रोविजन होता है कि जो वैक्सेशियस कंप्लेंट होती है, जो झूठी फर्जी कंप्लेंट होती है, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसमें कोई प्राइमा फेसिया नहीं है, जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस का एब्सेंस है, या जिसमें क्राइम जो कमिटी नहीं हो रहा है, या एविडेंस का उसमें कमी है, लैक है, या लीगली बार्ड है वो, तो उस मामले में आप 482 सेक्शन में सीआरपीसी में आप हाई कोर्ट में जाके उस कंप्लेंट को, उस एफआईआर को क्वेश करा सकते हैं। यहाँ पे आपने 482 का सहारा लिया। उसके अतिरिक्त भी 226 के अंदर रिट में आप जाके, रिट 2 प्रकार की हैं। सबसे पहले प्रोहिबिशन रिट के अंदर आप जाएंगे तो प्रोहिबिशन के दौरान जो भी आप रिट उसमें डालेंगे तो जो कंसर्न कोर्ट है, हाई कोर्ट, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट को आदेश करेगी कि जो भी उनके खिलाफ जो भी लीगल प्रोसीडिंग आप कर रहे हैं उसको तुरंत के तुरंत रोक दिया जाए। प्रोहिबिशन रिट के में आपको ये रेमेडी मिलेगी। उसके अतिरिक्त जो मैंडेमस रिट है, वो जो कंसर्न आपका पुलिस स्टेशन है या पुलिस डिपार्टमेंट है जो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है या जो आपको चार्जशीटेड कर सकता था उस मामले में, तो वो मैंडेमस रिट के दौरान उनको रिट इशू होगी कि आप जो भी कार्रवाई करेंगे वो अकॉर्डिंग टू द लीगल जो भी ग्राउंड होंगे उनके द्वारा करेंगे, या जो भी कोर्ट डायरेक्ट करेगी उसके द्वारा ही आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसके अतिरिक्त यहाँ पर एक बाद में जो रेमेडी आती है, आप वहां पर आपने 482 में अपनी एफआईआर क्वैश करा ली, या फिर आपने
रिट के माध्यम से उसको स्टॉप करा लिया या फिर उनको डायरेक्ट करा लिया, लेकिन एक आदमी जो सफर कर गया, जिसने झूठी कंप्लेंट के दर्ज होने के बाद में सफर किया है, मुकदमे झेले हैं, तो उसको क्या मिलेगा? तो 250 सेक्शन 250 क्लोज 2 में सीआरपीसी में जिस मजिस्ट्रेट के पास ये मुकदमा चल रहा है, उसको ये ताकत है, उसको ये पावर है कि वो उस व्यक्ति से जिसने ये कंप्लेंट डाली है, फर्जी कंप्लेंट डाली है, उससे उसको मुआवजा दिलाए, कंपनसेशन दिलाए। उसके अतिरिक्त जो सिविल सूट है, सिविल सूट को भी फाइल किया जा सकता है अंडर सेक्शन 19 सीपीसी के अंतर्गत, कि जो भी उनका जो डैमेजेस, सूट फॉर डैमेजेस जो हुआ है, जो भी उनको नुकसान हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए वो सूट भी वहां पर डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त पैनल प्रोविजन क्या है, जो दंड से संबंधित जो प्रोविजन है, ये तो मैंने सिविल प्रोविजन इनको बताए हैं। तो इसमें 182 211 की एक अलग प्रोसीडिंग होती है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी के खिलाफ झूठी कार्रवाई कर दी है, झूठी कंप्लेंट डाल दी है, तो वो एक आखिरी नहीं है, उसकी ट्रायल होने के बाद में, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में वो झूठी करार हो गई है, तो अब उस व्यक्ति के खिलाफ जो कंप्लेनेंट था वो एक्यूज बना दिया जाएगा और उसके खिलाफ 182 211 में प्रोसीडिंग होगी, जिसमें 2 साल और 3 साल की सजा है। चलिए, बिल्कुल इसके और भी हम तमाम पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लोगों को ये तो लगता है कि जब आरोप लगाते हैं कि भाई हमारे खिलाफ फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज करा दिया गया, अब कोर्ट से रियायत कैसे मिले। इसीलिए आज हम ये विषय अपने दर्शकों के बीच में लेकर आए हैं, ताकि इस संबंध में भी लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैले कि अगर कोई फर्जी शिकायत आपके खिलाफ दर्ज कराता है तो उसको लेकर क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, जितेंद्र नायक जी। आप अधिवक्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रयागराज से हमारे साथ हैं। स्वागत है जितेंद्र जी आपका भी। लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, छत्तीसगढ़ से स्मृति मिश्रा है। बहुत स्वागत है स्मृति, क्या परेशानी है, सवाल कीजिए। सर, मेरा चेक बाउंस हुआ है। वो क्या चोरी किया था सर 2014 में। जी। सामने वाला जो 2014 में चोरी किया था और 3 साल बाद 17 में वो लगाया है। और वो भी सर, मैं भी कोंडागांव जिले की, वो भी कोंडागांव जिले की, दूसरे जिले में, और वो मल्टी सिटी चेक नहीं है सर। और उसकी शिकायत मैं थाने में की थी, जिसकी पावती मेरे पास में है। और उसके बाद अभी केस चल रहा है सर। और अब क्या है, राइटिंग है, तो जब उसके पास नोटिस आया, उस फर्स्ट नोटिस मेरे पास, तो मैं तो चेक देखी नहीं थी, तो उसमें मैं लिख कर भेजी कि मैंने उसमें सिग्नेचर नहीं किया है और जो भी लिखावट है मेरी नहीं है, ऐसा करके मैं लिख कर भेजी थी। उसके बाद अब क्या है, हम लोग केस चल रहा है सर, और अभी हम लोग डाले राइटिंग एक्सपर्ट के लिए। उस बीच में क्या है, ये मेरी गाड़ी भी उसके पास चल रही थी, 10 चक्के की टेस्ट, उसको फर्जी तरीके से अपने नाम करवा लिया था, जो अभी उसका राइटिंग एक्सपर्ट से रिपोर्ट भी आ गया है और गाड़ी मुझे मिल भी गई है ठीक पर। तो सर, अब वो राइटिंग एक्सपर्ट के लिए मना कर रहा है, मतलब अभी कोई जवाब नहीं दिया है कि वो राइटिंग एक्सपर्ट में जाना चाहता है। बिल्कुल, क्या बेहतर विकल्प हो सकता है? जितेंद्र नायक जी, क्या जवाब देंगे आप इन्हें? क्या विकल्प इनके पास बचता है? इनका जरा मैं क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर से जरा एक बार क्वेश्चन। इनका ये कहना है कि इनका एक चेक आपको समझ में, परीक्षित जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी देखिए, इनका जो प्रश्न था ये था कि एक चेक था वो चोरी हो गया था, जिसके 2 साल बाद उसने चेक बाउंस का 138 में मुकदमा डाल दिया था। उसके बाद में क्योंकि चेक चोरी हो गया था तो उन्होंने साइन करके उसको इश्यू नहीं किया था, उसने फर्जी साइन करके वो वहां पर बैंक में लगा दिया, जो बाउंस हो गया है। उसके बाद में 138 में उसने वो मुकदमा डाल दिया है। तो अब ये कहती हैं कि वो राइटिंग एक्सपर्ट के लिए भी मना कर रहा है, तो इसमें इनके लिए क्या रेमेडी हो सकती है? तो मैं ही जवाब दूं? जी। इसमें रेमेडी ये है कि सबसे पहले आप उनके खिलाफ एक कंप्लेंट डालिए थाने में, जो भी नजदीकी थाना है आपका, क्योंकि ये फोर्ज डॉक्यूमेंट उन्होंने बनाया, फोर्जरी करके बनाया है, और आपके साइन सिग्नेचर भी उन्होंने मिसयूज किए हैं। तो आप नजदीकी थाने में उसकी सबसे पहले कंप्लेंट करिए कि ये चेक नंबर था, और वो भी कंप्लेंट जो आपने चेक खोने की पहले की थी उसको भी एनेक्स करिए उस कंप्लेंट के साथ कि इस तारीख को मैंने इस चेक खोने की कंप्लेंट पहले कर चुकी हूँ, वो आप करिए। उसके बाद में वहां पर सबसे पहले, क्योंकि वो उसने जो भी डाला है वो वेक्सेशियस कंप्लेंट है, वो आधारहीन है, वो उसने मैलिफाइड इंटेंशन से डाली हुई है, तो वो आपका मुकदमा दर्ज होते ही वो खुद नल एंड वॉइड हो जाएगा। उसकी आप कॉपी प्रति लेके जाएंगे कि जी ये मामला पहले ही विचाराधीन है, ट्रायल पे चल रहा है, या इसकी पहले मैंने इससे 2 साल पहले कंप्लेंट डाली हुई थी, जो कि अब आके मेरे पास नोटिस आया तो मेरे संज्ञान में ये बात आई कि मेरा चेक वहां पे यूज कर दिया गया है। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप दोबारा फ्रेश कंप्लेंट डालिए, उसको अनेक्स करिए पहली कंप्लेंट को, और ये आपकी 464 में जाएगी आईपीसी के अंतर्गत, जो भी उसने फोर्स डॉक्यूमेंट वहां पे प्रिपेयर किया है। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं स्मृति मिश्रा जी, जो तरीका आपको अभी परीक्षित शर्मा जी की तरफ से बताया गया है वो तरीका आप अख्तियार करते हैं। आप पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, निश्चित तौर पर आपकी जो परेशानी है उससे आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। एक और दर्शक गुजरात से हरीश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है हरीश जी आपका, क्या परेशानी है, सवाल कीजिए। हाँ सर, नमस्ते। एक्चुअली 376 जी
डी के अंदर मेरे को मुकदमा में बंद कर दिया गया था। तो सेशन कोर्ट से मैं बरी हो गया। उसके बाद में उन्होंने फिर परेशानी में डालने के लिए हाई कोर्ट में अपील की है। तो क्या किया जाए, मतलब मुकदमा फर्जी है ये साबित हो गया फिर भी। ठीक, जितेंद्र नायक जी, क्या कानूनी विकल्प इनके पास बचता है? इन्हें क्या रास्ता अख्तियार करना चाहिए? इनका यह कहना है कि 376 का इनके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया था, सेशन कोर्ट की तरफ से इन्हें बरी किया जा चुका है, लेकिन अब इसी मामले को हाई कोर्ट में ले जाया गया है। तो ये अपने बचाव में क्या कुछ कर सकते हैं? अब इसका आर्गुमेंट जो है वो हाई कोर्ट में होगा, और हाई कोर्ट में इनके खिलाफ अपील आ गई है, तो उस पे इनको अपील को डिफेंड करना होगा। अपना एक काउंसिल वहां पे किसी काउंसिल को एंगेज कर लें वहां पे हाई कोर्ट में, और वो हाई कोर्ट में जो भी काउंसिल होगा आपका, वो आपके केस को डिफेंड करेगा, आपकी अपील को डिफेंड करेगा। तो जो फाइनल आर्गुमेंट होगा, अभी तो जो आपने लोअर कोर्ट में आपने इस केस को जीता है, आप बरी हुए हैं उसमें, अब फाइनल आर्गुमेंट अपील में तय होगा। अपील में अगर आप निर्दोष हैं तो निश्चित रूप से आप हाई कोर्ट से भी बरी समझे जाएंगे। जैसे सेशन कोर्ट के सामने भी इन्होंने अपनी तरफ से कुछ तर्क रखे होंगे, कुछ इस तरह के सबूत एविडेंस रखे होंगे, वो एविडेंस क्या हाई कोर्ट में काम कर जाएंगे या फिर इन्हें कुछ और साक्ष्यों की जरूरत पड़ सकती है? नहीं, वो सारे फैक्ट जो इन्होंने लोअर कोर्ट में रखे थे वो भी काम करेंगे। अगर कोई इनके पास एडिशनल कुछ ऐसे तथ्य आए हुए हैं जिनसे इनके केस को वरीयता मिल सकती है, इनको बल मिल सकता है इस अपील में, तो वो भी आप जो है इसके काउंटर में इनको इश्यू नोटिस हुआ होगा। अपील अगर उनकी एडमिट हुई होगी तो इश्यू नोटिस हुआ होगा। इसके बाद देन ये अपने काउंटर में अपने जवाब में ये सारी चीजें जो पहले कह के आए हैं वो और जो नई चीजें हैं वो सारी चीजें कह सकते हैं। चले, बिल्कुल उम्मीद करते हैं हरी जी, जो आपका सवाल था उसका वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंच गया होगा। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं और अपने दर्शकों से हम अपील भी करते हैं कि एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से सिर्फ इसलिए दूर रह जाता है क्योंकि जानकारियों का अभाव होता है, और इसी अभाव को दूर करने के मकसद से रोजाना हम आपके बीच मौजूद रहते हैं अपनी इस खास पेशकश के साथ। कानपुर से इस वक्त हेमलता जी अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है हेमलता जी, क्या परेशानी है, सवाल कीजिए। परेशानी है कि जो बेटी और दामाद हैं उन्होंने लव मैरिज कर दी है, और उनको जो है उन्होंने मकान कहीं से खाली करा कर और सामान रखने के बहाने जो है घर में 1 हफ्ता का मोहलत मांगा था। उसके बाद अब वो लोग केस करके, और मेरे मम्मी पापा विकलांग हैं और बहुत परेशान करते रहते कि मुझे मेरे नाम घर कर दो, तुम्हारे लड़के बच्चे जहाँ जाना है जाएं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तो इस तरह से परेशानी करने का कोई जो है हल मिल सकता है? हेमलता जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पर संविधान मौजूद है और कानूनी रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं। क्या परीक्षित शर्मा जी इनको स्टैंड लेना चाहिए? अगर कोई इन्हें इस तरह से प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहा है, इनके बेटी दामाद ही हैं जो बता रहे हैं कि कुछ मोहलत मांगी थी घर में रहने के लिए, लेकिन नीयत ठीक नहीं है, दबाव बना रहे कि प्रॉपर्टी को हमारे नाम पर किया जाए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और यदि वो आपके ऊपर इस तरीके से इलीगली दबाव बना रहे हैं तो आपको सबसे पहले, क्योंकि हर स्टेट में एक हेल्पलाइन नंबर होते हैं, 100 नंबर या जो भी नंबर होते हैं, आप उन पे कॉल करिए, वहाँ पे आपको पुलिस मुहैया होगी। यदि वो भी आपके पास नहीं आती हैं तो आप सिंपल पेज पे जो भी आपकी समस्या है उसको लिखित रूप से आप स्पीड पोस्ट के द्वारा, ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, किसी के द्वारा भी आप पुलिस स्टेशन तक पहुँचाइए, उस पर आपकी कार्रवाई होगी। उसके बाद भी यदि आपकी कार्रवाई नहीं होती है तो आप नज़दीकी जो भी आपकी जुडिक्शन में कोर्ट होती है वहाँ पे 156, 3 और 200 की कंप्लेंट डाल के उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके वो मकान आपका है, आप उसके लीगली ओनर हैं। अनऑथराइज कब्जा पोजीशन कोई उस मकान का नहीं ले सकता है जब तक आप उसमें अपनी कंसेंट नहीं देंगे। तो इस तरीके से आप जो भी आपकी समस्या है उसको लिखित रूप से नजदीकी थाने तक पहुंचाइए, चाहे स्पीड पोस्ट से, चाहे खुद चल के, कैसे भी उनको रिसीव होनी चाहिए। रिसीव होने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए, उसके बाद ट्रैकिंग रिपोर्ट उसके ले लीजिए, अपना नंबर डालिए, ट्रैकिंग रिपोर्ट पे आ जाएगी। तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। चले, बिल्कुल जो विकल्प आपको अभी हेमलता जी बताया है परीक्षित शर्मा जी की तरफ से, आप सबसे पहले पुलिस कंप्लेंट कीजिए और उसके बाद कोर्ट के मार्फत भी आपके पास विकल्प खुले हुए हैं। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपकी प्रॉपर्टी है तो कोई भी उस पर जबरन कब्जा नहीं कर सकता, और इसके लिए तमाम विकल्प मौजूद हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। DB शर्मा जी अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है शर्मा जी?
चलो, शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार हम अपने दर्शकों से अपील भी करते हैं। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है, शो के माध्यम से आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइंस लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और आज का जो विषय है वो फर्जी शिकायतों से संबंधित है। अगर कोई आपके खिलाफ फर्जी तरीके से शिकायत करता है तो क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया है, इससे संबंधित कोई सवाल है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या है, तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। जितेंद्र नायक जी, आज जो हम फर्जी कंप्लेंट्स को लेकर जो हम चर्चा कर रहे हैं, आप कैसे परिभाषित करेंगे कि क्या अधिकार एक नागरिक के पास में है? अगर उसके खिलाफ कोई झूठी शिकायत दर्ज कराता है तो कैसे वो खुद को निर्दोष साबित कर सकता है? क्या कुछ गाइडलाइंस हैं कोर्ट की तरफ से? जी देखिए, जैसे कि आपके खिलाफ कोई जो है फर्जी कंप्लेन करता है, फर्जी एफआईआर दर्ज कराता है, तो उसका एक तो सबसे पहला प्रोसीजर होता है कि आप उसको झूठा साबित करने के लिए या उसके संबंध में आप उसके अपने पक्ष में जो भी ग्राउंड है तो एक काउंटर एफआईआर भी करा सकते हैं। और काउंटर एफआईआर कराने पे ये पुलिस इन्वेस्टिगेट कर देगी कि क्या मामला सही है, तो उसके आधार पे जो है आप अपने जो झूठी कंप्लेन से बच जाएंगे। और दूसरा रास्ता ये है कि आप लोकल जो मजिस्ट्रेट हैं उन पे एक प्राइवेट जो है एक कंप्लेन के हिसाब से आप 190A के तहत एक एप्लीकेशन भी मूव कर सकते हैं कि हमारे खिलाफ जो है ये झूठा मुकदमा फाइल हुआ है जी जी, और इस संबंध में तो वो मजिस्ट्रेट 200 के तहत जो है वो सीआरपीसी 200 के तहत वो कार्रवाई करेगा। और भी रेमेडी है, अगर आपको गिरफ्तार करने का झूठी एफआईआर के आधार पर अगर आपको गिरफ्तार करने की आशंका है जी, तो फिर इसके खिलाफ आप हाईकोर्ट जा सकते हैं, क्रिमिनल रिट में जा सकते हैं, वहां पे आपको अरेस्ट सिस्टम मिल जाएगा। देन जो भी काउंटर रिजॉइंडर के बाद जो भी वो उसको जवाब लगाने का मौका मिलेगा। और भी रेमेडी है, जैसे कि अगर आप उपरोक्त जितनी भी झूठी कंप्लेन है अगर वो बाई कोर्ट आते हैं जी जी, अगर कोर्ट में ऐसी कोई झूठी कंप्लेन आई है तो फिर आप जो है उसको कोर्ट में आप 190 सेक्शन 195 के तहत मैं सेक्शन थोड़ा सा भूल रहा हूं, तो उसमें ये है कि कोर्ट भी कार्रवाई कर सकती है। उसमें कोर्ट उसको इश्यू नोटिस करेगा जवाब देने के लिए, और उनसे जो आपके खिलाफ झूठी गवाही झूठा कंप्लेन फाइल किया हुआ है उनको ये कहेगी कोर्ट कि आप विद इन वीक या जो भी समुचित समय दिया जाता है उसके तहत उनको प्रूफ सबूत लाने का समय देगी जी। तो उस सबूत जैसे ही लाने का ये बिल्कुल ये जो सबूतों की बात आपने कही है कि आपको सबूत भी कोर्ट के सामने पेश करने होंगे, लेकिन वो किस तरह के सबूत हो सकते हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आमूमन देखा यह जाता है कि लोगों को चोरी हो, मारपीट हो या फिर बलात्कार या फिर किसी दूसरे मामले में झूठा अक्सर फंसा दिया जाता है। इस तरह की शिकायतें बार बार आती हैं। लेकिन एक दर्शक हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं, डीबी शर्मा जी छत्तीसगढ़ से हैं। स्वागत है शर्मा जी, सवाल कीजिए, क्या परेशानी? सर एक्चुअली हम लोग की एक अनडिवाइडेड पुश्तैनी प्रॉपर्टी है जी, और उस पे कुछ दिनों के लिए रहने के लिए एक दूर के रिश्तेदार है, उन्होंने मांगा था क्योंकि उनका मकान रिपेयर करवाना है ऐसा बोल करके जी, और उसमें घुस गए सर। उसके बाद उन्होंने फिर 3 महीने 6 महीने की बात की थी, फिर वो खाली ही नहीं कर रहे थे। फिर हमारे पिता ने कहा तो उनसे उन्होंने जानलेवा हमला करवा दिया। फिर कोर्ट में बताने लगे हमारे पास वसीयत है, क्योंकि हमारे एक दादा निसंतान थे, तो वही लूज पोल पा करके उन्हीं के नाम से कोई जाली दस्तावेज ऐसा बना करके ऐसा किया, और थाने में भी नहीं दे रहे थे और कोर्ट पे भी लगाया, कोर्ट पे भी मूल जमा नहीं किया और वो केस को खारिज करवा लिया सर, और उसमें अभी भी कब्जे में है वो। ये प्रॉपर्टी किसके नाम पर है डीबी शर्मा जी? वो अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी सर, पुश्तैनी प्रॉपर्टी सब दादा लोग के नाम से चली आ रही है अभी, और वो हमारे कोई ब्लड रिलेशन में भी नहीं है, और वो बार बार महिलाओं को सामने कर देता है, कभी कुछ करता है, इस तरीके के करता है सर। ठीक, परीक्षित शर्मा जी क्या डिवाइडेड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उस पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया। हाँ, पारिवारिक लोग ही हैं, रिश्ते के लोग हैं जिन्होंने रहने के नाम पर मांगा था। हक नहीं बनता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, तो सूट फॉर एविक्शन में आप जा सकते हैं। सीपीसी के अंतर्गत ये प्रावधान है कि यदि कोई भी व्यक्ति आपकी किसी ऐसी संपत्ति पर जो आपके कब्जे में है, जिसके आप ओनर हैं या आगे जाके बनेंगे भविष्य में, तो आप उसके लिए सूट फॉर एविक्शन कंसर्न कोर्ट में जो भी आपकी न्यायालय नजदीकी पड़ती है, जिसका जुडिक्शन वहां पे लगता है, उसमें आप उसमें मुकदमा डालिए कि ये संबंधित प्रॉपर्टी है और इसमें इस व्यक्ति ने
अवैध कब्जा पोजीशन जमा लिया है, इसको खाली करने के वहां से आदेश होंगे। अपने पोजीशन के लिए भी यदि आपको उसमें पोजीशन नहीं है तो सूट फॉर पोजीशन भी आप उसमें डाल सकते हैं। सूट फॉर मैंडेटरी इंजेक्शन वहां डाल सकते हैं कि वो उस प्रॉपर्टी को बेच ना सके, उस पर कोई कंस्ट्रक्शन ना कर सके, उसको डैमेजेस ना कर सके, ठीक है, उसको डिमिनिश ना कर सके। तो एक स्टे वहां से ले लीजिए, एक अपने पोजीशन के लिए डाल लीजिए और एक उसको खाली कराने के लिए डाल लीजिए। तो 3 मुकदमे आपको साथ के साथ वहां पे अपने नजदीकी न्यायालय जो भी अदालत आपकी लगती है वहां पे आपको तुरंत ही अप्लाई करने होंगे। चौथी, जो भी उसने मैलेफाइड इंटेंशन से, जो भी गलत कार्य करने की इंटेंशन से आपको जबरदस्ती वहां पे उसने जो कब्जा लिया है वो एक क्रिमिनल एक्ट भी है। क्रिमिनल एक्ट इसलिए है क्योंकि सिविल एक्ट वहां पर होता जहां पर उसका हक हो सकता था, जहां पर क्योंकि वो रिश्तेदार है दूर के जिनका कोई हक ही नहीं बनता एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, तो वो एक क्रिमिनल एक्ट भी उन्होंने किया है। आपसे जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था 6 महीने का उसको उन्होंने वॉइड कर दिया है, तो आप उसमें एक क्रिमिनल कंप्लेंट भी नजदीकी थाने में दे दीजिए कि इसने मेरे संपत्ति पर अवैध कब्जा जमा दिया है। जैसा इनका कहना है कि उनकी तरफ से पूरा ये प्रयास किया गया, पुलिस में भी शायद इन्होंने शिकायत की थी जी। इन केस अगर पुलिस भी इनकी शिकायत पर गंभीरता नहीं दिखाती है तो स्थानीय पुलिस के खिलाफ भी ये कंप्लेंट कर सकते हैं। स्थानीय पुलिस को भी आप उसमें पार्टी बनाइए। पार्टी बनती है कैसे? सबसे पहले आप उसी जो भी आपकी सूट प्रॉपर्टी है वहीं से आप कॉल करिए 100 नंबर का, क्योंकि इसको डिटेल्स होती है 100 नंबर की, उसकी पीसीआर कॉल रिकॉर्ड होती है, जो भी आप बात उनसे कहते हैं वो रिकॉर्ड होती है। आप उनको बुलाइए कि जी मैं यहाँ पे इस सूट प्रॉपर्टी पे खड़ा हूँ, उन्होंने अवैध कब्जा जमाया हुआ है, ये मेरे को गलत मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं, मारपीट की धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जो भी वो आपके ऊपर कार्य करना चाहते हैं। तो वो पुलिस यदि नहीं आती है तो आप उस पीसीआर कॉल की रिकॉर्ड को आरटीआई के थ्रू मंगवा के जिन पुलिस वालों की वहां ड्यूटी थी उनको भी पार्टी बनाइए, और उनको पार्टी बना के, क्योंकि उनकी ड्यूटी थी और वो उसको ओमिट कर गए। ओमिशन और एक्ट दोनों ही क्राइम होते हैं, तो वहां पे उन्होंने ओमिशन कर दिया लेकिन वो भी क्राइम में काउंट होगा, तो उनके खिलाफ भी वो भी उतने ही भागीदार हैं उस मामले में जितने की आपके रिश्तेदार जिन्होंने उस प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा जमाया हुआ है। दोनों के खिलाफ उसी थाने में जिस थाने से वो पुलिस आती है उसी थाने में दीजिए कंप्लेंट, उसके सुपीरियर ऑफिसर को दीजिए, एसीपी डीसीपी जो भी वहां होते हैं, सीओ एसएसपी और डीजीपी लेवल तक दीजिए। उत्तर प्रदेश जो भी आपके मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के उनको भी दीजिए। वहां पर यदि 7, 8, 10 दिन तक कार्रवाई नहीं होती है तो आप कंसर्न जो भी आपकी कोर्ट लगती है 156(3)(200 में वहां पर कंप्लेंट केस डालिए। एटीआर कॉल होगी, फर्स्ट डेट पे ही एटीआर कॉल होती है, एक्शन टेकन रिपोर्ट। वहां पर संबंधित जो थाना होता है उसको एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल करनी होती है कि आपके पास जो कंप्लेंट आई थी आपने किया क्या उस कंप्लेंट का, आपने क्या एक्शन लिया है उस कंप्लेंट पे। वो एक एक्शन टेकन रिपोर्ट उसके मजिस्ट्रेट के सामने लाएंगे। यदि वो फाल्सिफाइड है तो वो देखी जाएगी, यदि उसमें दम है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश कर दिए जाएंगे। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं डीबी शर्मा जी, जो आपकी परेशानी थी और जो तरीका भी आपको परीक्षित शर्मा जी की तरफ से बताया गया है, तो निश्चित तौर पर आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा, लेकिन जो कदम उन्होंने बताया वो कदम आपको जरूर उठाने होंगे। बहुत शुक्रिया परीक्षित शर्मा जी आपका भी। जितेंद्र नायक जी बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो दरअसल कानून तो हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद होता है, लेकिन एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से सिर्फ इसलिए दूर रह जाता है क्योंकि जानकारियों का अभाव होता है, और इसी अभाव को दूर करने के मकसद से रोजाना हम आपके बीच में मौजूद रहते हैं अपनी इस खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन के साथ एक नए विषय के साथ। फिलहाल हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।